आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और लॉकडाउन 3.0 का पालन भी अच्छे से करेंगे। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी विद्यार्थी ने इस वीडियो को देखने से पहले वायरस क्या होता है वो वाली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले कृपया करके वो उस वीडियो को देख लें, ताकि ये वीडियो देखे तो उसे कुछ टर्म्स जैसे आरएनए, एसएसआरएनए, वायरस के नाम जो होते हैं, ये चीज़ें वो पहले से फैमिलियर हो, क्योंकि इसमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है आपके एग्ज़ाम के आधार पर। अब आपको इसके फ्रंट के पेज पे कुछ नज़र आ रहा होगा, अलग अलग चीज़ें, इस बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही होगी। H1N1, निफा वायरस, जीका वायरस, स्पेनिश फ्लू, बीमारियां फैलती कैसे है। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम इसी के आधार पर पूरी बात करेंगे, परंतु पहले आपसे मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ कि देखिए, इस वीडियो को बनाने में लगभग 5 से 6 घंटे लगे हैं। वो आपको पता चल जाएगा 5 से 6 लगे या नहीं लगे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? इसके अंदर डिज़ाइनिंग वर्क काफ़ी ज़्यादा करने की कोशिश की गई है। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करें इसको। अगर आपको वीडियो देखने के बाद ये लगे कि ये मेरा टाइम वेस्टेज था, मुझे इससे कुछ नहीं मिला, तो प्लीज़ डिसलाइक करें इसे। ठीक है। लाइक और डिसलाइक से होगा क्या? ये ऐसा है, इससे क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि जो हम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं वो उनके लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो देखिए, लाइक या डिसलाइक करने से पहले एक बार सोचना ज़रूर कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या नहीं है, कि लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो। ठीक है। उन्हीं लाइक और डिसलाइक के आधार पर आगे के वीडियो पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि बीमारियां फैलती कैसे है। तो देखिए प्यारे बच्चों, बीमारियां जो है वो क्या है, मेनली तीन तरीक़ों से फैलती है। जैसे कि नंबर 1 पीपल, जैसे कि व्यक्ति, लोग, हम लोग हैं, हमारे द्वारा कैसे कि खांसने से, छींकने से, किसी को डायरेक्ट टच कर लिया, तो ये चीज़ें जो होती है, कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है या हम किसी अपने के साथ बैठ कर के खाना खाते हैं, तो ये जो है हमारे पास पीपल टू पीपल जो होने वाली जो बीमारी है, एक तो इस तरीके से फैलती है। दूसरी, एनिमल्स के द्वारा। एनिमल्स के द्वारा कैसे? रेट्स, चूहों से। और चमगादड़ तो आजकल जो बैट है वो तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रखा है कोरोना वायरस को लेकर के। ठीक है। बैट से, मॉस्किटोज से, जो मच्छर वगैरह होता है, इन एनिमल्स, इन सब चीज़ों के द्वारा। पिग है, जैसे सुअर है, तो स्वाइन फ्लू जैसी चीज़ें हैं वो नाम आएंगी, तो वो उनके द्वारा, तो एनिमल्स के द्वारा ही फैलती है। तीसरा पॉइंट है नॉन लिविंग सोर्सेज, यानी जो चीज़ें जीवित तो नहीं है परंतु उनके द्वारा भी फैलती है। जैसे कि दूषित जल, गंदा पानी हो गया। ठीक है। दूषित भोजन, ये हो गया। या किसी चीज़ के साथ में क्या है, जो सब्जी वगैरह आती है, उसको किसी व्यक्ति ने टच किया, वो सब्जी हमने परचेज़ की, उसके साथ वायरस लगा था, या कोई पैकेट्स वगैरह है, इन सब चीज़ों के साथ में आना, यानी नॉन लिविंग सोर्सेज के द्वारा भी बीमारियां फैलती है। अब देखिए, ये देखो कुछ फ़ोटो में दिखाया गया है कि गंदा पानी पी रहा है, ये क्या है, मच्छर है, तो इनके द्वारा क्या फैलता है। अब देखिए, बीमारी फैलने के आधार पर बीमारी को मेनली 3 श्रेणियों में बाँटा गया, 3 कैटेगरी के अंदर बाँटा गया है। एक होती है प्यारे बच्चों एंडेमिक। पहले इसको बड़े ध्यान से सुनना, फिर मैं डायग्राम के साथ दिखाऊँगा आप लोगों को।
पहली होती है एंडेमिक, दूसरी है एपिडेमिक जिसे महामारी कहते हैं, तीसरी है पेंडेमिक। तो सबसे पहले एंडेमिक के बारे में बात करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्या होती है कि ये किसी पर्टिकुलर रीजन में परमानेंटली एग्जिस्ट रहती है, यानी हमेशा वो रहती है, सीजनल। ज़्यादातर वो क्या है, सीजनल रहती है वहाँ पर। जैसे देखें तो अफ्रीका जैसे कुछ भाग, अफ्रीका के अंदर कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पे मलेरिया कॉमन है, वहाँ होना ही होना है हर साल वहाँ पर। और अगर कहीं ना कहीं हम पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखें तो अपना देहरादून देख लो, अपने देहरादून में डेंगू के केसेस बहुत आते हैं। हर सीज़न के बाद जैसे बारिश बुरिश का सीज़न होता है, मच्छर आते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि डेंगू होता ही होता है। ये नहीं कि हर जगह ही हो रहा है, देहरादून के अंदर हम अधिकतर इस चीज़ को देखते हैं। तो यानी कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी स्थिति जो विशेष किसी जनसंख्या पर या किसी विशेष क्षेत्र पर वो क्या परमानेंटली एग्जिस्ट होती है, यानी अपने एक टाइम इंटरवल के बाद वो दोबारा वहाँ पर आती ही रहती है। अपने टाइम इंटरवल के बाद वो दोबारा वहाँ पर क्या है, आती ही रहती है। तो ये क्या कहलाती है, ये होती है एंडेमिक। ये क्या होती है, एंडेमिक। ये मेनली 3 टाइप की नीचे लिखा है, हाइपो एंडेमिक, हाइपर एंडेमिक और होलो एंडेमिक। इनके बारे में जो ये 3 पार्ट है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आगे देखिए, ये हमारे पास दूसरी है एपिडेमिक, महामारी। तो महामारी की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है, एक निश्चित समय में किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर क्या है कम्युनिटी, कोई विशेष समुदाय या विशेष क्षेत्र विशेष में किसी बीमारी का बहुत अधिक मात्रा में फैल जाना, यानी उम्मीद से ज़्यादा फैल जाना कि इतनी उस एरिया के अंदर उम्मीद नहीं थी कि इतने इसके केसेस आएंगे, इतने इसके क्या है मरीज होंगे या इससे इतने इफ़ेक्टेड होंगे। उस उम्मीद से ज़्यादा एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर वहाँ पर वो फैल जाना, तो वो क्या होती है, वो कहलाती है एपिडेमिक, महामारी। परंतु ध्यान रखिए, यह किसी एक क्षेत्र विशेष में है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो जाता है ऐसा। जैसे कि अफ्रीका के अंदर जिका वायरस के केस आए थे, डेंगू फीवर है, ये क्या है, ये भी किसी क्षेत्र के अंदर क्या है, एक एकदम से इसके केसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या है उस एरिया के अंदर इसे महामारी घोषित कर दी जाती है। ठीक है। अब देखिए तीसरा है हमारे पास पेंडेमिक, यानी एक ऐसी एपिडेमिक, यानी एक ऐसी महामारी जो विश्व के अधिकतर देशों में फैल जाए। जो देखिए एपिडेमिक जो थी, वही एपिडेमिक तब कहलाएगी जब वो क्या है एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी एक निश्चित क्षेत्र में किसी एक आधी कंट्री के अंदर ही हो, तब तो वो एपिडेमिक कहलाएगी, वहाँ की महामारी कहलाती। परंतु वह बीमारी अब क्या है बहुत सारे देशों में फैल जाए और एक बहुत ही बड़े लेवल पे फैल जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा पेंडेमिक। अब मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। कोरोना वायरस है, सबसे पहले वुहान में फैला था। तो वुहान में फैला तो थोड़े टाइम बाद उसे क्या है एपिडेमिक घोषित कर दिया गया था वहाँ पर, कि यहाँ की महामारी है, लोग मर रहे हैं ये। परंतु वहाँ से लोग क्या है दूसरी जगह गए तो थे, परंतु इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका 14 से 15 दिन था, तो तब तक इतना जल्दी इसके केसेस आते नहीं है। तो क्या है, वुहान के अंदर सबसे पहले फैली तो वहाँ होगी एपिडेमिक। अब ये वुहान से क्या है एक चाइना से हट ना, चाइना में ही न रह करके इंडिया, इटली, यूएसए, यूके, इसमें क्या है लगभग हमारे विश्व के संसार के 100 देशों से अधिक देशों में भी फैल गई। तो ये क्या बन गई, तब ये क्या घोषित हो गई, पेंडेमिक। यानी एक एपिडेमिक ही पेंडेमिक बन सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर डेफिनेशन के आधार पर देखें तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। अब इसको क्या है मैप के आधार पर देख लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो मैप में जो दिखा रखा है एंडेमिक है, तो यहाँ आपको क्या है डॉट नज़र आ रहे होंगे, कुछ दूर दूर डॉट नज़र आ रहे होंगे। हाँ, ये वहाँ की क्या है अपनी वहाँ की लोकल बीमारी है, जो क्या हर साल घूम फिर करके वहाँ पर आई जाती है। इथोपिया जैसे जो कंट्रीज़ है, यहाँ पे अफ्रीका है, इन सब के अंदर क्या है ये घूम फिर करके आने वाली बीमारी है, जो उस क्षेत्र के लिए क्या है परमानेंटली एग्जिस्ट करती है। परमानेंटली एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं है कि 24/7, कहने का मतलब एक इंटरवल के बाद हर वर्ष भी आ जाती है। परमानेंटली का मतलब ये भी होता है, परमानेंटली का मतलब ये भी होता है कि वो हमेशा रहती है, हमेशा उससे ग्रसित रहेंगे रहेंगे, ये भी है। इसके साथ साथ परमानेंटली का मतलब एक ये भी एक टाइम इंटरवल के बाद,
जैसे हर 6 महीने के बाद वहाँ पर आ जाना उसका, मलेरिया जैसी चीज़ें हैं। ये कब है? जब क्या गर्मियों का सीज़न आएगा, पानी गंदा इकट्ठा होगा, उस दौरान होता है। तो ये एंडेमिक। एपिडेमिक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा केसेज़ आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा क्या है मरीज़ों की संख्या बढ़ चुकी है। परंतु कैसे? एक स्पेशल रीज़न है वहाँ पर, यहाँ पर। ये क्या है? एपिडेमिक। और जब यही एपिडेमिक जो यही केसेस क्या है पूरे विश्व में अलग-अलग देशों में फैल जाएँ और वो भी क्या एक अधिक मात्रा के अंदर, तो वो क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहलाती है। तो ये है एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक के अंदर डिफरेंस। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से चलाएँ और इसको 1-2 बार और देखें, परंतु समझना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक को डिफाइन कैसे किया है। तो डब्ल्यूएचओ ने ये बताया है कि नए रोगाणु यानी पैथोजन का एक ऐसा आउटब्रेक जो पर्सन टू पर्सन पूरे विश्व में फैल जाए। तो ये क्या है, डब्ल्यूएचओ ने आधार पर क्या है, डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक को क्या डिफाइन किया है, उसकी एक परिभाषा दी है कि जो क्या है नया रोगाणु जो क्या एक आउटब्रेक के बाद क्या है पर्सन टू पर्सन क्या है पूरे विश्व के अंदर उसका संक्रमण या कॉन्टेजियस हो जाए, फैल जाए, तो ये है पेंडेमिक की डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ के आधार पर। अब डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को पेंडेमिक कब घोषित किया? 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को पेंडेमिक घोषित कर दिया। अब देखिए इसमें प्यारे बच्चों कुछ क्राइटेरियाज होते हैं डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, वो मैं नहीं फेंकूंगा कि ये वाला इसे इतना इतना। अब वो अपने क्राइटेरिया के आधार पर उसकी क्या है, किस प्रकार से कितनी स्पीड से बीमारी फैल रही है, कितने कंट्रीज़ में फैली है, कितने लोगों को डेथ हो चुकी है, इन सब चीज़ों के आधार पर कैलकुलेट करके उसे क्या है पेंडेमिक घोषित करता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब कुछ कॉमन टर्म्स पढ़ लेते हैं जो क्या कुछ लोगों ने ये नाम पढ़े नहीं होंगे, कुछ ने पढ़े हैं, तो ये क्या हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। पहला है पेशेंट ज़ीरो। क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों, पेशेंट ज़ीरो वो होता है जो क्या सबसे पहला कोई नई बीमारी आई है, मान लो कोई नई बीमारी या कोई नया वायरस आया है, उस वायरस की सबसे पहले पुष्टि जिस व्यक्ति में हुई हो तो वो पेशेंट ज़ीरो कहलाता है। वो क्या है, जिस ह्यूमन में उसकी पुष्टि सबसे पहले की गई है तो पेशेंट ज़ीरो कहलाता है। तो अब मैं एक दो चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। पहले डेफिनेशन और देख लो। ऐसा व्यक्ति जिसमें सबसे पहले किसी बीमारी की पुष्टि की गई हो और इस व्यक्ति के द्वारा इस बीमारी का ह्यूमन टू ह्यूमन संक्रमण हुआ हो, तो जो पहला व्यक्ति था वो पेशेंट ज़ीरो कहलाएगा। परंतु ये समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे कि हम ये चीज़ भी देखते हैं ना कि खोज कितनी सारी देखी हम लोगों ने कि सबसे पहले ये खोजा गया, उससे पहले देखा, थोड़ा टाइम बाद पता कि इससे पुरानी ये चीज़ है, इससे पुरानी ये चीज़ है। तो पेशेंट ज़ीरो बहुत बार चेंज होता रहता है। पेशेंट ज़ीरो बहुत बार चेंज होता रहता है। एक चीज़ का और ध्यान दें, कन्फ्यूज़ ना हो। पेशेंट ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि यही व्यक्ति जो था कि इससे पहले किसी को नहीं हुई। हो सकता है कि वो उससे पहले किसी और को भी हो सकती है, परंतु जो प्रामाणिक रूप में सबसे पहले जो सामने आया था वो है पेशेंट ज़ीरो। प्रामाणिक रूप में सबसे पहले जिस व्यक्ति के द्वारा वायरस फैलने का पता चलता है तो वो कहलाता है पेशेंट ज़ीरो। शायद आप डेफिनेशन से क्लियर हो समझ चुके हों, डेफिनेशन समझ चुके होंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू 1 मई 2020 1 मई 2020 तक की रिपोर्ट के आधार पर कोविड-19 का पेशेंट ज़ीरो जो है ये है चाइना की ये वुमेन वी गुजियन जो है, ये क्या है चाइना की एक वुमेन है। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब मैं आपको बात क्या बता दूं प्यारे बच्चों। अब इस महिला का नाम हो सकता है भविष्य में पेशेंट ज़ीरो से हट जाए। कैसे? चाइना वैसे ही मानने को तैयार नहीं है कि जो है कोरोना वायरस है इसका जो ओरिजिन है हमारा है, यहाँ वुहान है या चाइना है, वो तो कहता है कि अमेरिका से है। तो चाइना शायद इस बात को न माने, चाइना शायद इस बात को न माने कुछ वर्षों तक। परंतु अब तक की स्टडी के आधार पर जो पेशेंट ज़ीरो आया है वो है चाइना का। और ये 57 वर्ष की एक ओल्ड लेडी है जो फोटो में आप देख रहे हैं। और ये वहाँ की वेट मार्केट ऐसा कि जहाँ पर क्या है पशु एनिमल्स वगैरह को काट काट कर इनका मीट बेचा जाता है। ठीक है, तो वेट मार्केट वो है, तो उसमें ये काम करती है। तो ये पेशेंट ज़ीरो था।
अब हम बात करते हैं, दूसरी टर्म हमारे पास आती है ज़ूनोटिक क्या है। देखिए ज़ूनोटिक उसे कहा जाता है कि ऐसी बीमारी जो क्या है एनिमल्स पशुओं से क्या है ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाए, या वह बीमारी है तो पशुओं की परंतु ह्यूमन भी उससे क्या है संक्रमित हो जाए, तो वो डिजीज़ क्या कहलाएगी, ज़ूनोटिक कहलाएगी। वो डिजीज़ क्या कहलाएगी, ज़ूनोटिक कहलाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे कोरोना वायरस, निफा वायरस, ये बीमारियां आई कहाँ से है, अगर इनका ओरिजिन देखा जाए या इनका रियल या नेचुरल होस्ट जिसके द्वारा ये ह्यूमन तक आई है, तो वो कहीं ना कहीं एनिमल है, पशु है। ठीक है, वो बैट हो सकता है, पिग हो सकता है, ठीक है, तो ये हो सकते हैं। तो वो किससे आई है, जो बीमारी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाती है, तो जोनेटिक डिजीज कहलाती है। अब हमारे पास पॉइंट आता है व्हाट इज निफा वायरस। निफा वायरस क्या है, ये भी जोनेटिक डिजीज है। ये भी कहाँ से आई है, एक एनिमल से क्या है ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हुई है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए निफा वायरस कुछ ऐसा है। अब इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक अंदर इस टाइप से क्या है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो क्या वायरल आरएनए है। तो निफा वायरस किस में है, आरएनए है उसके अंदर। बाकी लिपिड बाइलेयर वगैरह, इनवेलप वगैरह हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वो चीज़ें इसके अंदर लगी हुई है। न्यूक्लियोकैप्सिड लगा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसकी पहले बेसिक वीडियो में, तो वो ज़रूर देखें वहाँ पर। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था प्रोटीन वगैरह, फोस्फो प्रोटीन वगैरह लगे होते हैं। तो ये क्या है, निफा वायरस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए निफा वायरस क्या है और ये फैला कैसे। तो आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर सबसे ऊपर आपको नेचुरल होस्ट क्या बैट नज़र आ रहा होगा, क्या चमगादड़। तो अगर पूछिए कि निफा वायरस का नेचुरल होस्ट कौन है, तो वो है फ्रूट बैट्स। यानी जो फ्रूट को खाने वाले, यूज़ करने वाले जो चमगादड़ होते हैं, वो क्या है फ्रूट बैट्स जो क्या हैं, वो हैं निफा वायरस के नेचुरल होस्ट। उससे क्या ये ट्रांसमिशन दो प्रकार से ह्यूमन में हुआ हुआ हो सकता है। कैसे, एक तो क्या है, जो ये बैट हैं, ये चमगादड़ हैं, इन्होंने ये क्या है फल वगैरह पर बैठे होंगे, वहाँ पे इन्होंने अपना मल त्याग किया होगा, यूरिन वगैरह रिलीज़ किया होगा, सलाइवा वगैरह वहाँ पर छोड़ दिया होगा, और उस फल को ह्यूमन ने क्या है यूज़ कर लिया होगा या खा लिया होगा। तो उसके द्वारा ह्यूमन के अंदर ये वायरस ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसे क्या है, ये एक तो थ्रू क्या फ्रूट के द्वारा एंटर हो गया होगा। दूसरा ट्रांसमिशन जो ये है निफा वायरस का, इसे एनआईवी भी बोलते हैं। एनआईवी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कोविड है ना, उस प्रकार से एनआईवी शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ये पिग के द्वारा, इसने क्या पिग वगैरह को कट किया होगा, और ह्यूमन ने इस पिग का क्या मीट वगैरह, फ्रॉक वगैरह जो क्या है उसको क्या है यूज़ किया होगा, तो उसके द्वारा ये ह्यूमन में एंटर हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि निफा वायरस जो है वो क्या एक एनिमल से कौन सा नेचुरल होस्ट, फ्रूट बैट से क्या है ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ है, थ्रू या तो फ्रूट के या थ्रू क्या है पिग के। तो इससे क्या है निपा वायरस से ग्रसित हो गया व्यक्ति, और उसके बाद में क्या है इस ग्रसित व्यक्ति से आगे दूसरे व्यक्तियों में फैलना शुरू हो गया। तो ये इसका ट्रांसमिशन जो कुछ है इस प्रकार से हुआ है। ये तो हमने इस डायग्राम में समझ ली बात को, अब इसको पढ़ भी लेते हैं। निपा वायरस यह एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, इस कारण इसे जोनेटिक डिजीज कहते हैं। अब देखो पहली बार ये ऐसे ही फैली होगी, अब तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो चुका है इसका। ठीक है, तो ये बेसिक जो जहाँ से स्टार्ट हुई है उसके आधार पर ये ऊपर डेफिनेशन दी गई। यह आरएनए वायरस है। देखिए हमने वायरस पढ़ा था, आरएनए या डीएनए दोनों में से किसी एक प्रकार का हो सकता है, दोनों प्रकार के नहीं हो सकते। तो यह कैसा वायरस है, यह आरएनए वायरस है। अब तीसरे पॉइंट इसमें, इस वायरस के नेचुरल होस्ट यानी जिससे सबसे पहले आगे आया है वो फ्रूट बैट्स हैं, वो क्या है चमगादड़ हैं, जिनके द्वारा यह सूअरों में, पिग्स ऐसा हटा देना, जिनके द्वारा यह सूअरों में वह फ्रूट में प्रवेश किया, और पिग वह फ्रूट से ह्यूमन में प्रवेश किया। ये बातें हम पिछले डायग्राम में ये देखो यहाँ देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं, अब इसकी कुछ बेसिक हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले निपा वायरस की पहचान कहाँ की गई थी, तो ये 1998-99 में सबसे पहले इसका जो संक्रमित व्यक्ति या संक्रमण देखा गया था वो मलेशिया के अंदर देखा गया था। कहाँ पर,
मलेशिया के अंदर। कब? 1998-99 में। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला पॉइंट है निफा वायरस नाम कहाँ से आया। तो देखिए प्यारे बच्चों, किसी वायरस के नाम का कोई भी मापदंड नहीं होता है कि ये नहीं कि सिर्फ इसी वजह से। वायरस का नाम जो अधिकतर है, वायरस या जीवाणु है, उसका नाम या तो उसके जन्म स्थान से, जहाँ से वो क्या है उठाओ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीनी वायरस, कोरोना वायरस को क्या बोलते हैं? चीनी वायरस, या वुहान वायरस बोला जाता है। अब तो कोविड दे दिया उसका नाम, ठीक है, परंतु वो कैसे दिया है, अब नाम क्या दे रहे हैं इस प्रकार से, या तो उसके जन्म स्थान पर रखा जा सकता है या उसका आकार कैसा है। अब देखो कोरोना, कोरोना क्या है? कोरोना का नाम तो उसके मुकुट जैसे आकार की वजह से उसका नाम रखा गया है, तो उसके आकार के आधार पर दिया जाता है, या उसके व्यवहार पर। व्यवहार कैसा है कि म्यूटेशन हो रही है उसमें, बहुत जल्द बदलाव कर लेता है, कैसा बिहेव दिखाता है अपना, ह्यूमन में जाने के बाद कैसा उसका व्यवहार रहता है, बिहेव कैसे रहता है, उसके आधार पर। और ज़रूरी नहीं है कि यही पैरामीटर हो, कोई और पैरामीटर के आधार पर भी नाम दिया जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो निफा वायरस का नाम है वो मलेशिया के उस गांव के नाम पर रखा गया जहां सबसे पहले इसे ह्यूमन में देखा गया था। तो मलेशिया के निफा नामक गांव जो है उसमें सबसे पहले ह्यूमन में इसको ऑब्जर्व किया गया था, और उसी के आधार पर इसका नाम निफा वायरस रख दिया। और नाम क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या है? NIV है। और देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्ष 2018 में केरला में इस वायरस के कुछ मरीज देखे गए थे जो इस वायरस से संक्रमित थे। देखिए प्यारे बच्चों, 1 मई 2020 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इस दौरान आगे आने वाले भविष्य में कुछ आंकड़े चेंज हो जाए तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? फिर कहो कि ये तो 2018 की बातें कर रहे हैं, तो इसमें भी है, तो ये चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब क्या सिम्टम्स, अगला पॉइंट होता है सिम्टम्स, यानी लक्षण क्या है इसके। तो जो निफा वायरस है उससे दो प्रकार के लक्षण, दो स्टेज में डिवाइड किए गए हैं, एक अर्ली स्टेज, एक एडवांस स्टेज। तो जो ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है पार्ट यहाँ पिक्चर के अंदर, ये अर्ली स्टेजेस है, जिससे हेडेक होना, सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, हल्का फीवर वगैरह भी हो जाएगा, मसल्स में पेन होगा, ठीक है, गले में खराश टाइप में होगी, सोर थ्रोट हो जाएगा। तो ये इसके क्या हैं, ये हैं इसके अर्ली स्टेजेस के जो सिम्टम्स है, लक्षण है। उसके बाद में एडवांस स्टेज में क्या होगा, आँखों से, नाक से, माउथ से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, लिवर, किडनी, इन सब में क्या है, डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, वोमिटिंग, उल्टियाँ वगैरह हो सकती है। डायरिया मतलब पैचिस, दस्त वगैरह लगना, वो है। और लिवर और किडनी इफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये क्या है, एडवांस स्टेजेस होते हैं। यहाँ तक ये है कि मरीज़ कोमा में भी जा सकता है, उसे लंग्स की डिजीज़ भी हो जाती है, क्यों, शॉर्ट थ्रोट होने की वजह से। तो उसमें क्या है, उसे सांस लेने वगैरह में दिक्कत हो जाती है, या कई बार व्यक्ति अपना मानसिक जो है संतुलन है उसको खो देता है, यानी मानसिक असंतुलनता आ जाती है उसके अंदर। तो ये है निफा वायरस के जो क्या सिम्टम्स। और देखिए ट्रीटमेंट्स, इनकी वैक्सीन वगैरह अभी तक ये है कि पूर्ण रूप से, प्रमाणित रूप से कुछ नहीं आई हुई है। आगे हम बात करते हैं जीका वायरस। अब जीका वायरस जो दूसरा वायरस है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं जीका वायरस का। पहले जैसे हमने निफा को डायग्राम के थ्रू पढ़ा था, वैसे ही इसको पढ़ लेते हैं। जैसे अगर जीका वायरस की बात की जाए तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर क्या इसका वाहक है, मच्छर के द्वारा ये क्या है, वो इसका व्हीकल है, उससे द्वारा क्या वो कैरी करता है, और क्या जगह पे ले जाके छोड़ देता है सलाइवा वगैरह को। जब मच्छर काटता है ह्यूमन को, तो उसके क्या है, ब्लड के अंदर वो सलाइवा चला देता है वायरस का, और वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। अगर हम देखें जीका वायरस के बारे में, तो जीका वायरस जो है ये क्या है, एक तो मच्छर से फैलता है, दूसरा इसका सबसे अधिक इफेक्ट क्या होता है, वो किन किन चीज़ों पे पड़ रहा है, जो क्या प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, तो उसके बच्चे पे भी इस वायरस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उस बच्चे पे भी। और इस वायरस से होगा क्या, उस बच्चे का जो हेड है, जो सिर है, उसका क्या साइज़ थोड़ा कम होगा, नॉर्मल से थोड़ा कम होगा, अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाता है। और ये कैसे, इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है, ठीक है, और क्या ब्लड वगैरह डोनेट करने से भी इसका ट्रांसमिशन भी हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं जीका वायरस। यह वायरस एक प्लस पॉजिटिव, प्लस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, आरएनए भी दो प्रकार करते हैं आगे भी, प्लस एसएस आरएनए वायरस है। एसएस का मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए,
यानी आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, सिंगल स्ट्रैंडेड राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। ठीक है, अब इसका नाम जीका कैसे पड़े? युगांडा के जंगल में, युगांडा के जंगल हैं उन, वहाँ पर युगांडा में क्या जंगल है जिनका नाम झीका है, तो उसके नाम पर जहाँ पाया गया था तो उससे इसलिए क्या झीका वायरस इसका नाम आ गया। जहाँ पर 1947 में रिसेस मकॉक एक प्रकार का लंगूर है उसमें देखा गया था इसको। ठीक है, 1947 में। अब क्या इस वायरस का वाहक है वो क्या है, एंडीज एजिप्टी जो मच्छर है वो, जो अपने क्या है डेंगू और चिकनगुनिया है ना, उनका भी वाहक यही है, तो इसका वाहक भी यही है। तो इसीलिए क्या होता है कि पता नहीं चलता है, इसके सिम्टम्स जो है ना डेंगू और चिकनगुनिया से लगभग मिलते जुलते से रहते हैं। पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाता है कि क्या है जीका वायरस हो रखा है, डेंगू से ग्रसित है। कुछ सिम्टम्स पढ़ेंगे आगे हम, तब हमें पता चल जाएगा कि डेंगू और इसके सिम्टम्स लगभग सेम टाइप के सही है। ठीक है, और एक चीज़ और देखा जाए तो ये जो एडिस एजिप्टी जो मच्छर है इसका तो भारत का वातावरण तो सबसे ज़्यादा सुटेबल है, तो ये दिक्कत रहती है। और जीका वायरस क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा भी फैल सकता है। अब देखिए सिम्टम्स देखते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स देखिए, हेडेक होना, सर दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, ये तो डेंगू के भी है। स्किन में रैसेस हो जाते हैं, जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाता है, घुटनों वगैरह में, जोड़ों वगैरह में दर्द होना शुरू हो जाता है। आंखों में क्या है, आंखों के अंदर क्या कोर्निया के ऊपर एक लेयर लगी होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर, कंजक्टिवा, तो उससे क्या है कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है, यानी आंखें रेड रेड सी हो जाती है, क्या है आंखें क्या रेड रेड सी नज़र आती है। और क्या मसल्स में भी पेन होता है। तो ये सारे के सारे अगर देखा जाए ये लक्षण जो हैं डेंगू के अंदर भी होते हैं, ऑलमोस्ट ये लक्षण क्या है डेंगू के अंदर भी होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या है बहुत जल्दी इसके जो सिम्टम्स है उसके आधार पर इसे जज नहीं किया जा सकता है कि जीका है या फिर डेंगू है या चिकनगुनिया में है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसमें क्या नॉर्मली इसके सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं 2 से 7 दिन के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए हमने पहली वीडियो के अंदर लास्ट में 5 स्टेजेस पढ़ी थी, इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा था हमने, जिसके अंदर वो क्या अपने आप को डेवलप करता है और फिर क्या है क्या बाहर अपने रिजल्ट दिखाने शुरू करता है। और ये जो सिम्टम्स बताए गए हैं ज़रूरी नहीं है ये हर व्यक्ति में नज़र भी आएँ। अब तक की स्टडी के आधार पर ये देखा गया है कि ये सारे सिम्टम्स हैं वो लगभग क्या है 4 लोगों में से 1 लोग में ही नज़र आए हैं। एवरेज क्या है 4 लोगों को अगर देखा, पूरा जो स्टडी की गई उसमें देखा जितने लोगों का था उनमें से 4 लोगों में से इतने प्रकार के सिम्टम्स एक में ही नज़र आए हैं। ठीक है, 4 पे 1 के हिसाब से। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो ये देखिए जो हमने पढ़ा है, अगर यह वायरस किसी प्रेग्नेंट महिला के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो बच्चे के हेड का कुछ अब नॉर्मल शेप हो जाती है। कैसी, ये देखिए कुछ ऐसे, ये जो है ब्लू के अंदर ये नॉर्मल शेप है सर की बच्चे की, और यहाँ हेड की देखा जाए तो इसका साइज़ क्या है कम है, ये चाइल्ड का क्या है, ये क्या हेड का साइज जो क्या है थोड़ा छोटा हो जाता है। और क्या देखा जाए इसमें, इसका कोई इलाज नहीं है, तो इस वायरस का जीका वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन वगैरह नहीं बनी है। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 2018 में इसका आउटब्रेक हुआ था, राजस्थान और बिहार में कई सारे केसेस आए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिए। अब हमारे पास आता है स्पेनिश फ्लू। आगे हमारे पास बात हो रही है स्पेनिश फ्लू 1918, यानी लगभग अब से 102 साल पहले की बात है, जब स्पेनिश फ्लू जो हुआ था उससे 5 करोड़ जान लेने वाली महामारी कहा जाता है, यानी लगभग 5 करोड़ लोगों की। और उस टाइम के जो इससे ग्रसित थे, जो इससे क्या है पीड़ित थे, उन व्यक्तियों की लगभग 10% लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनके 10% लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो स्पेनिश फ्लू के बारे में हम पढ़ते हैं, ये भी क्या है एपिडेमिक है, ये क्या है कि महामारी थी। अब ये कुछ मैं आपको पुराने क्या है न्यूज़पेपर में से उठाए हुए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अप्रैल 5 1918 में ये वीकली पब्लिश होने वाला कोई न्यूज़पेपर था। तो उस दौरान देखा गया कि नंबर ऑफ डेथ्स जो यूएसए में वो भी देखो कितनी 6,75,000 उसके बाद भी हुई होगी। और देखें, देखो कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, 100 साल पहले ऐसी बीमारी है स्पेनिश फ्लू आया था। ये देखिए इतनी सारी मौतें हुई थी, यानी मान लो कहने का मतलब मौतों को साइड में सेपरेट रखा गया था, यहाँ आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं अब हम कहते हैं कि ये क्वारंटाइन किया जा रहा है, अलग सोशल डिस्टेंसिंग, तो यहाँ भी देख सकते हैं जो इन लोगों के बेड जो लगाए गए हैं कुछ दूरी पे सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में ही लगाए गए हैं।
तो ये हर महामारी के अंदर क्या होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ बचाव करने के तरीके होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हैंड वॉश करते रहो, अपने आप को क्या है दूसरी चीज़ों के संपर्क में आने से बचाओ। तो ये चीज़ें क्या होती है, हर एक महामारी का से बचने का मूल मंत्र होता है। 100 साल पहले भी ये देखो आप लोगों के सामने। अब देखो मास्क हम लोग नहीं पहनते हैं। 100 साल पहले भी यानी 102 साल पहले भी स्पेनिश फ्लू के दौरान भी मास्क लगाते थे, हम लोग नहीं लगाते। हम कहते ये क्या लगवा दिया। लगवाया कुछ नहीं है, ये पुरानी ही चीज़ें हैं। उसको जब हम भूल जाते हैं तो ये हमें दोबारा याद दिलाने के लिए आती है। ठीक है, ये मास्क बना रही है महिलाएं। तो ये स्पेनिश फ्लू था। तो यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग सही कर लेना, पहले में स्पेनिश फ्लू लिख रखा है, स्पेनिश फ्लू है। इसे इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ऑफ 1918 भी कहा जाता है और इसे फॉरगॉटन पैंडेमिक भी कहा जाता है। फॉरगॉटन पैंडेमिक कैसे, फॉरगॉटन पैंडेमिक कैसे कहा जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि इस महामारी के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किए गए थे। ठीक है, ये सही हुई, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया था। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो जनवरी 1918 से दिसंबर 1920, लगभग 2 वर्ष के आसपास इसका टाइम पीरियड रहा था स्पेनिश फ्लू का। इसका ओरिजिन जो केंद्र था जहाँ से है वो बताया जा रहा है कि अमेरिका, और अमेरिका के भी कहाँ सोल्जर्स जो थे वो। और आपको शायद पता होगा कि इस टाइम वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन भी थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी चल रहा था, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अब ये वायरस क्या है, इसमें H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है और इस वायरस में म्यूटेशन की क्षमता है। म्यूटेशन क्या होता है, इस पॉइंट को भी देख लो। देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है, कोई वायरस होता है, उसके साइज स्ट्रक्चर को देख करके वैक्सीन बनाई जाती है। अब क्या है, उसमें इतनी क्षमता हो जाए कि वो अपना साइज चेंज करने में सक्षम हो जाए। उसे वैक्सीन बनाएगी, उसकी पहचान के लिए आइडेंटिफिकेशन बनाएगी कि ऐसा ऐसा होता है। उसने क्या कर लिया, अपना क्या फिर से आकार चेंज कर लिया, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो म्यूटेशन, बहुत सारे वायरस जो हैं उनमें क्या म्यूटेशन भी क्षमता भी होती है। और डाटा के आधार पर देखें तो 1918 से 1920 में 1/3 जनसंख्या को प्रभावित किया था, यानी उस समय 50 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे, यानी इसके इफेक्ट में आए थे। और उनका लगभग 10% लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब तो देखो इतने ज़्यादा, अभी तो लाखों में कोरोना से चल रहा है, उस समय देखा जाए तो 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। और देखा जाए तो हमारे भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, आगे हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यह जो वायरस, देखो अब अगर कोरोना की बात की जाए तो वो क्या है, ओल्ड एज पर्सन्स में ज़्यादा क्या है दिखने में नज़र आ रहा है, या इफेक्ट ज़्यादा कर रहा है, उन्हें जान ज़्यादा ले रहा है, उनको ज़्यादा मृत्यु हो रही है। ये एक आंकड़ा देखने के आधार पर बात की गई। परंतु जो स्पेनिश फ्लू था वो स्वस्थ और जवान, यानी यंग पीपल्स, यंग जो पॉपुलेशन थी उसको प्रभावित कर रहा था। ओल्ड और चाइल्ड को नहीं कर रहा था, यंग पॉपुलेशन को कर रहा था। और इसे पेंडेमिक बनाने का जो मेन हाथ जो है, या मेन जो इसमें क्या है जो सहयोग किया है, वो वर्ल्ड वार फर्स्ट के सैनिकों ने किया। जब क्या विश्व युद्ध प्रथम चल रहा था तो अमेरिका के सैनिक वहाँ से उठ करके क्या फ्रांस जर्मनी यहाँ पर आए, लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए आए। तो वो अपने साथ वायरस लेके आए। तो उस दौरान क्या अलग अलग देशों से क्या है सैनिक इसमें भाग लेने के लिए गए थे। और युद्ध की समाप्ति के बाद वो अपने अपने घर आए, तो जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ इस वायरस को क्या है, वो लोग इससे संक्रमित थे और इस वायरस को अपने घरों में, अपने देशों में भी इसको ले गए। तो इसका विश्व में फैलने का कारण वर्ल्ड वार फर्स्ट के सैनिक माने जाते हैं। ठीक है, अब भारत में स्पेनिश फ्लू का प्रभाव। भारत में स्पेनिश फ्लू को बॉम्बे फीवर कहा जाता था, बॉम्बे का बुखार, बॉम्बे बुखार। ऐसा क्यों, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट समाप्त हुआ या वहाँ से जो भी व्यक्ति बीमार हो जाता था उसे घर भेज दिया जाता था, तो बॉम्बे पोर्ट, भारत के बॉम्बे पोर्ट पर वो आता था सबसे पहले। क्यों, देखिए शिप वगैरह से क्या बॉम्बे पोर्ट पर आएगा, और उसके बाद में क्या भारत में एंट्री मारने का जो एक रूट था वो क्या था, बॉम्बे पोर्ट था। बॉम्बे पोर्ट पर वो आएगा और वो अपने साथ वो बीमारी लेकर के आया, और इस प्रकार से वो बीमारी क्या है देश में फैल गई हमारे। तो उस फैलने के कारण उसे कैसे बॉम्बे फीवर कहा गया है। तो स्पेनिश फ्लू को बॉम्बे फीवर भी कहा जाता है। और भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, यानी कहने का मतलब टोटल मौतों का 25% इंडिया में ही हो गया था। अब ऐसा क्यों, देखिए क्लास, उस टाइम में क्या है, हमारा भारत
क्या है, अंग्रेज़ों का गुलाम था। और ब्रिटिशर्स जो थे वो कोई ज़्यादा खास हेल्थ वेल्थ पे ध्यान नहीं देते थे। उनका एक ही मकसद चल रहा था, भारत में फूट डालो, राज करो, या क्या है, आंदोलन को रोकने में लगे पड़े थे, या क्या है, लोगों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या परेशान करने में लगे पड़े थे। इसी कारण क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा मौतें हुई। लगभग टोटल स्पेनिश फ्लू की 25% डेथ जो है, 20% डेथ जो है, सॉरी 25 नहीं, 20% डेथ जो है वो माना जाता है कि इंडिया से ही थी। और यही हम क्या है, जब क्या इकोनॉमी वगैरह पढ़ते हैं या ज्योग्राफी में क्या सेंसिस वगैरह पढ़ते हैं, सेंसिस आंकड़े पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि 1911 से 1921 के बीच जो आंकड़े आए थे सेंसिस के, जो जनसंख्या वृद्धि के जो आंकड़े आए थे, उनमें गिरावट आई थी, न कि वृद्धि। अब देखो 17.7% आया था, इतनी वृद्धि हुई है, परंतु उस दौरान क्या गिरावट आई थी नेगेटिव में, यानी जो एक्चुअल में जितने लोग पहले 1910 या 11 में थे, 1921 में उससे कम बचे थे। यानी 1 करोड़ लोग इतने पैदा नहीं हुए थे, उससे ज़्यादा क्या है वहाँ मर चुके थे। ठीक है, तो ये कारण वहाँ ये स्पेनिश फ्लू था। अब स्पेनिश फ्लू नाम क्यों पड़ा, तो स्पेन को छोड़कर, एक स्पेन जो क्या कंट्री है उसको छोड़कर ब्रिटिश यानी यूके, यूएसए जैसे जो है इस वायरस से होने वाले जो जो डेथ रेट था उसका एक्चुअल रेशो छुपा रहे थे, एक्चुअलिटी नहीं बता रहे थे। परंतु स्पेन का मीडिया खुलकर बिल्कुल एक्यूरेट डाटा दे रहा था वहाँ पर। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये कि स्पेन के राजा को भी, जो वहाँ का चीफ था, मुखिया था, उसे भी क्या है स्पेनिश फ्लू से ग्रसित हो गया। और उनकी हायर अथॉरिटी जो पॉलिटिक्स थी, जो भी उनके वहाँ पर बैठते थे बड़े बड़े, जो हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल वगैरह हम बोलते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह बोलते हैं, तो वो भी इससे ग्रसित हो गए। तो इसका नाम क्या स्पेनिश फ्लू पड़ चुका है। कारण इसका ये है सिर्फ इन दो बेसिस पे। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे पड़ गया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या है, चीनी वायरस चीनी वायरस चीनी वायरस कह रहे हैं, वो एक हाई पावर है। अगर वो कहें, बहुत सारे उनका देश सहयोग दें, तो आने वाले अगर क्या है 50 60 70 साल बाद जब क्या है हमारे बच्चे आगे पढ़ेंगे इस चीज़ों को, या जो हमारे बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या चीनी वायरस नाम पढ़ लेंगे इसको। तो इस प्रकार से जो किसी को ज़्यादा किसी पे थोपा जा रहा हो, तो वो नाम क्या फ्यूचर में जा करके वो नाम हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। अब क्या सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा इसके, यानी स्पेनिश फ्लू के क्या सिम्टम्स क्या है। सेंट्रल जो क्या, दिमाग में हेडेक होना, नाक बहना, गले में खराश होना, ठीक है, तेज़ बुखार होना, और बॉडी के अंदर क्या थकावट महसूस होना, यानी टूटा नज़र आना, जॉइंट्स में क्या पेन होना, ठीक है, वोमिटिंग वगैरह होना, कफिंग वगैरह होना, ये क्या है सिम्टम्स है इन्फ्लुएंजा के। ठीक है, ये इसके इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं। अब हमारे पास आता है फ्लू, कौन सा, स्वाइन फ्लू H1N1। अब हम बात करते हैं H1N1 के बारे में। तो जो स्वाइन फ्लू H1N1 है, तो ये क्या है, इसका शॉर्ट नेम है SIV, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है SIV भी शॉर्ट नेम है। और वायरस का नाम जो था H1N1 था। यह टाइप ए इन्फ्लुएंजा का भाग है, सब टाइप है एक। और ये किस प्रकार का है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं स्वाइन फ्लू जो H1N1 जो वायरस है, इसमें क्या है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे डॉटेड नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। वो कैसे डॉटेड नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, प्रोटीन्स के। ये क्या, 2 प्रकार के प्रोटीन्स हैं। एक को ग्रीन वाला जो, उसको H प्रोटीन नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पर क्या है पिंक वाले टाइप का जो है, अप्रोक्सीमेट पिंक है, उसे क्या है एन स्पिक या क्या है एन प्रोटीन नाम दिया गया। इसी के आधार पर इसका नाम H1N1 आया है। और भी आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये भी क्या है, एक जोनेटिक डिजीज़ है। और ये भी क्या है, पिग से ह्यूमन में आया था सबसे पहले, उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन या पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसका स्टार्ट हो गया। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिग से क्या है ह्यूमन में कोई वायरस, ह्यूमन फ्लू वायरस, और क्या है एवियन जो क्या है पक्षियों का फ्लू वायरस है, मिलकर के कंबाइन होकर के स्वाइन फ्लू वायरस पिग में चला गया। और उसका क्या है मीट वगैरह यूज़ किया व्यक्ति ने, तो उसमें क्या है वो वायरस वहाँ पर जा करके इसने इफेक्ट करना शुरू कर दिया और स्वाइन फ्लू वायरस बन गया था। ये यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। यही सेम ही चीज़ है, सिम्टम्स वगैरह एक साथ ही दिखाए गए हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं हम। अब देखिए टाइप ए इन्फ्लुएंजा देखा था हमने कि ये क्या है, टाइप ए इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस है, वो टाइप ए इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, ये सब टाइप्स हैं इसके, H1N1, H1N2, H2N1, H3N1, H3N2 एंड H2N3। ये क्या है, इसके सब टाइप्स हैं। और यहाँ पर 2 प्रकार के जो हमने वहाँ पे ग्रीन और पिंक टाइप के उस वायरस के ऊपर जो प्रोटीन देखे थे, एक को H और एक को N बोला गया था। तो एक देखिए HA प्रोटीन है, एक क्या है NA प्रोटीन है। तो देखिए इस वायरस के सरफेस पर HA और NA 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं।
और सबसे पहला इसका जो है प्रथम मरीज मैक्सिको के अंदर देखा गया था, जो कि अप्रैल 2009 की बात है, और इंडिया में मई 2009 में आया था पहला केस। और लगभग इंडिया में अब तक इससे यानी पिछले 11 वर्षों में 11 या 12 वर्षों में 10,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा अब तक जो प्रभावित होने वाला राज्य है वो इसमें महाराष्ट्र है भारत के अंदर। और उसके बाद अगर 2019 की, ये तो क्या है 2009 से 2020 तक सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। अगर पर्टिकुलर इसी एक वर्ष की बात करें तो 2019 में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य था राजस्थान, और इसके बाद था गुजरात। और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो इस वायरस का जो दिखा था वो इन पिछले 11 वर्षों में कौन से वर्ष में दिखा, तो वो था 2015। वो था 2015 में सबसे ज़्यादा इसके संक्रमित लोग आए थे। लगभग 42,000 केसेस 2015 के अंदर देखे गए थे। केसेस है, ये मृत्यु नहीं है। यहाँ पर मृत्यु तो क्या है 10,000 हुई है अब तक पिछले 11-12 सालों में। ये देख रहे हैं, ये हमने जो देखा है एच प्रोटीन, एच ए प्रोटीन, एन ए प्रोटीन, दो प्रकार के हैं। इसके अंदर क्या वायरल जो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर आरएनए जो क्या जेनेटिक मटेरियल लगा है, ये चीज़ है। सिम्टम्स क्या है, अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें सिम्टम्स क्या है, फीवर होना, वही, और क्या थोड़ा आलसीपन हो जाना, लेथार्जिक हो जाना, और क्या है लैक ऑफ द एपिट्यूड, यानी कहने का मतलब थोड़ा सुन्न टाइप में हो जाना व्यक्ति का, उसका कॉमन सेंस कम हो जाना, कफिंग होना, वोमिटिंग होना, मसल्स में पेन होना, जॉइंट्स होना। देखो ज़्यादातर जो फ्लू होते हैं, चाहे डेंगू का है, चाहे चिकनगुनिया का है, चाहे H1N1 स्वाइन फ्लू का है, जो हम देख रहे हैं इनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सबके सेम ही रहते हैं। ठीक है, जीका का है तो ये सिम्टम्स ऑलमोस्ट सबके सेम ही रहते हैं, तो इसके सिम्टम्स हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो? टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लग गया होगा, परंतु यह सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की गई है, तो आप एक बार कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, और जो आपको स्टार्टिंग में बात बोली गई उस पर भी थोड़ा ध्यान रखें। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।